जनवरी 1993 पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की रहने वाली एक लड़की के साथ शोषण होता है, बलात्कार होता है। लड़की गर्भवती हो जाती है। आरोप लगता है सीपीआईएम के एक नेता पर। उस समय बंगाल में सीपीआईएम की ही सरकार थी और मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। पीड़िता अपने परिवार के साथ पुलिस के पास जाती है, लेकिन केस दर्ज नहीं होता। कारण, मामला सत्ताधारी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ था। इसके बाद कांग्रेस के कुछ लोकल नेता पीड़िता को कांग्रेस की ही एक महिला नेता के पास ले जाते हैं, जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी। कांग्रेस की इस महिला नेता ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया और पीड़िता के साथ राइटर्स बिल्डिंग पहुंच गई। राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन है, लेकिन मुख्यमंत्री बिना मिले ही अपने चैम्बर से निकल गए। जैसे ही ये बात कांग्रेस की महिला नेता को पता चली, वो भड़क गई। गर्भवती पीड़िता के साथ वही चैम्बर के सामने फर्श पर बैठ जाती है। पुलिस उन्हें मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पीड़िता और कांग्रेस की ये महिला नेता बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं थे। पुलिस ने बल का प्रयोग किया और दोनों को बालों से घसीट करके राइटर्स बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया। जैसे ये खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली, राइटर्स बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। आधी रात को राइटर्स बिल्डिंग के सामने खड़ी इस कांग्रेस की महिला नेता ने कहा, अगर मैं फिर कभी राइटर्स बिल्डिंग में कदम रखूंगी तो सर ऊंचा करके रखूंगी। इसके 18 साल बाद 20 मई 2011 को ये महिला नेता वापस राइटर्स बिल्डिंग में आती हैं। इनके साथ समर्थकों का विशाल सैलाब होता है, जो करीब 1 किलोमीटर तक साथ पैदल चलकर आया होता है। करीब 3 दशक बाद हो रहे ऐतिहासिक बदलाव को अपनी आंखों से ये देश देख रहा था। हजारों की भीड़ जय जयकार कर रही थी। नीली जरी की किनारी वाली चटक सफेद रंग की साड़ी पहने ये महिला नेता उन्हीं सीढ़ियों से उसी गलियारे से होकर राइटर्स बिल्डिंग गई, जहां से उसे कभी धक्का मारकर बाहर फेंक दिया गया था। जिस चैम्बर में उसे घुसने नहीं दिया गया था, उसी चैम्बर में वो जाती हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाती हैं। यह बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। सीपीआईएम का 34 सालों का शासन खत्म हो चुका था। यहाँ से शुरू हुआ एक नया दौर, जिस महिला नेता ने यह सब कर दिखाया, उनका नाम है ममता बनर्जी। आज के पाथ टू पावर के इस एपिसोड में कहानी ममता बनर्जी की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। ममता बनर्जी 5 जनवरी 1955 को पैदा हुई। ममता जब 17 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ये 1970 का दशक था और ममता इस वक्त तक राजनीति में आ चुकी थी। उन्होंने कॉलेज में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद को मजबूत करना शुरू किया और पहले से स्थापित डीएसओ यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को कड़ी टक्कर दी। कॉलेज में ही रहते रहते कांग्रेस के नेताओं से संपर्क बढ़ा। 1972 से 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी। नौकरियों के ऑफर मिले, लेकिन ममता जी ने ठुकरा दिए। ममता को यह शुरू से क्लियर था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्हें राजनीति ही करनी थी और नौकरी ज्वाइन करती तो राजनीति सक्रियता कम हो जाती। साल आता है 1975। देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के मुखर विरोध में थे। इसी के चलते ममता बनर्जी जयप्रकाश नारायण का विरोध करती हैं। इससे जुड़ा एक किस्सा है कि ममता जेपी नारायण का विरोध करते हुए उनकी गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई थी और नाचने लगी थी। इस घटना के बाद उन्हें कांग्रेस में खूब ख्याति मिलती है और साल 1976 में इन्हें महिला कांग्रेस वेस्ट बंगाल का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। इसके अगले साल 1977 में इमरजेंसी हटा ली जाती है और देश में आम चुनाव होते हैं। 1977 का चुनाव देश, बंगाल और ममता तीनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी समेत कई बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका विरोध करते हुए ममता ने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी। हालांकि इन्हें जल्द ही रिहा कर दिया गया। इसी समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कोलकाता आए तो कांग्रेस नेताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाने का प्लान बनाया। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद ममता काला झंडा लहराते हुए काफिले के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही प्रधानमंत्री की गाड़ी आई, नारे लगाते हुए उनकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई और काला झंडा उनकी गाड़ी पर टिका दिया। धीरे धीरे ममता पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी सीपीआईएम की नजरों में आने लग गई। उनके मोहल्ले में कई बार बम फेंके गए, चाकू, छुरी और बंदूक दिखाकर धमकाया जाता था। पुलिस में शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन इन सब के बावजूद ममता पीछे नहीं हट रही थी, बल्कि ये लड़ाई और आगे बढ़ती गई। माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में ममता बनर्जी लिखती हैं कि सीपीआईएम से उनकी लड़ाई पूरी जिंदगी चलती रही है। कोलकाता की सड़कों पर जान की बाजी लगाना रूटीन काम था।
रोज नारेबाजी, धरना प्रदर्शन और रोज हिंसा हुआ करती थी, लेकिन ममता हमेशा आंदोलन में आगे रहती, चाहे इंदिरा गांधी के पक्ष में रैली निकालनी हो या बंगाल में लेफ्ट की उभरती राजनीति के विपक्ष में। इसी समय नक्सलबाड़ी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। इस आंदोलन की वजह से कांग्रेस का बंगाल में सफाया भी हुआ। इस वक्त बंगाल की राजनीति में हिंसा का प्रवेश हो जाता है। हिंसा के बीच लेफ्ट सत्ता में लगातार बनी रही। 1978 के बाद कांग्रेस छात्र संघ ने बंगाल में खूब रैलियां और प्रदर्शन आंदोलन ये सब किए, लेकिन पकड़ मजबूत नहीं हो पाई। हालांकि ममता का कद कांग्रेस में लगातार बढ़ भी रहा था। इसके 2 साल बाद यानी 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ जाती हैं। 1983 में कोलकाता में कांग्रेस का कन्वेंशन होता है। ममता बनर्जी को वीवीआईपी डेलीगेट्स की देखभाल की जिम्मेदारी मिलती है और यहीं पहली बार ममता बनर्जी राजीव गांधी से मिलती हैं। अगले ही साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी तब बंगाल के मिदनापुर में थे जब उनकी हत्या हुई। वो दिल्ली लौट गए और फिर प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली। चुनावों का ऐलान हुआ। नींद, आराम और फैशन को त्याग कर ममता ने पार्टी के लिए जो जोर शोर से काम किया, उसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी ने उन्हें साल 1984 के आम चुनाव में टिकट देकर मैदान में उतार दिया। ममता को लोकसभा सीट तो मिल गई, लेकिन लेफ्ट के सीनियर और वेटरन लीडर सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ यह सीट थी जादवपुर। जादवपुर को कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता था। सोमनाथ चटर्जी 2 बार से सांसद थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ने से कतराते थे। खुद ममता को जीत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं थी। लेफ्ट ने ममता के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू किया कि ममता के पास अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एक फर्जी डिग्री है। ममता एक पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन इस आक्रमण से बौखला जाती हैं। उन्होंने भी जवाबी हमला किया और सोमनाथ चटर्जी पर तरह तरह के आरोप लगाकर माहौल बना दिया और जीत दर्ज कर ली। ममता बनर्जी ने महज 29 साल की उम्र में एक बड़े नेता को हराकर पहली बार संसद में कदम रखा। 1984 के बाद ममता रुकी नहीं। बंगाल उनका प्रेम था। लेफ्ट को सत्ता से बेदखल करना उनका लक्ष्य। वो जिलों जिलों में जाकर लोगों से मिलती रहीं। कोई भी हत्या, रेप या विरोध होता, ममता वहां मौजूद होती। उनकी इसी मौजूदगी के दौरान लेखिका महाश्वेता देवी से उनका परिचय हुआ। महाश्वेता देवी ने ही ममता को दीदी का तमगा दिया, जो उनके साथ हमेशा के लिए रह गया। बंगाली में दीदी माने हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। इनकी ज्यादा बढ़ती लोकप्रियता से इनकी ही पार्टी के भीतर इनका विरोध भी होने लगा। कांग्रेस पार्टी की बंगाल इकाई में गुटबाजी अपने चरम पर थी और किसी युवा नेता पर सीधा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हाथ होना बाकी नेताओं के लिए चुनौती था। लेकिन राजीव गांधी ढाल की तरह ममता के साथ खड़े हुए थे। एक दिन संसद भवन में राजीव गांधी ने ममता को बुलाया। ममता घबरा गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, लेकिन अंदर पहुंची तो राजीव के व्यवहार से चौंक गई। राजीव ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें यूथ कांग्रेस का महासचिव नियुक्त करना चाहता हूं। ममता स्तब्ध थी। विरोधियों की सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं। संसद में भी युवा ममता अपने तीखे तेवरों के लिए पहचानी गई। नवंबर 1988 में हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल की बहू सुप्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो जाती है। देवीलाल परिवार ने इसे हादसा बताया, जबकि कांग्रेस ने हत्या का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने सदन की कार्रवाई के दौरान जीरो टाइम में इस मुद्दे को उठाया और सीबीआई जांच की मांग कर दी। विपक्ष के नेता उनका समर्थन करने की बजाय बार बार टोक रहे थे। ममता बनर्जी हाथ में उस वक्त चांदी का कड़ा पहनती थी। उन्होंने उसे उतारा और मधु दंडवती के सामने रख दिया और कहा, अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है तो ये कड़ा पहनकर घर बैठ जाइए। जवाब में तेलुगु देशम के एक सांसद ने अपने जूते उतारकर ममता की टेबल पर रख दिए। सदन में भारी हंगामा हुआ। ममता घर आई और खाना खाकर सो गई। रात करीब 3 बजे उनका फोन बजा। उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, बधाई हो, आज तुमने सदन में औरतों का मान रखा। जिन्होंने तुम्हारी सीट पर जूते रखे उनका मुंह तोड़ जवाब दो। यह प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आवाज थी। पहली बार सांसद बनी युवा नेता के लिए यह बड़ी बात थी। इस बीच बंगाल कांग्रेस में आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा हो गई थी कि ममता बनर्जी के समर्थक यह मानते थे कि 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ मिलकर उनको हरवा दिया था। चुनाव हारने के बाद ममता ने दिल्ली छोड़ दी। पूरा ध्यान बंगाल पर लगा दिया। 1990 में बसों का किराया बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन हो रहा था। पुलिस की फायरिंग में 3 लोग मारे जाते हैं। ममता नजरबंद थी। 12 अगस्त 1990 को राजीव गांधी के निजी सचिव का फोन आता है। उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली में राजीव ने ममता से कहा, इंतजार बहुत लंबा हो गया, अब तुम्हें पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। साथ ही राजीव ने ममता को लेकर चिंता भी जाहिर करी। कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें मारने की प्लानिंग हो रही है। ममता ने राजीव को धन्यवाद दिया और वापस कोलकाता लौट आई।
16 अगस्त 1990 को कोलकाता में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था। ममता बनर्जी की मां डरी हुई थी। उन्होंने ममता को प्रदर्शन में जाने से रोका, लेकिन ममता नहीं मानी। मां का अंदेशा सही साबित हुआ। हाजरा मोड़ के पास 4-5 टैक्सियों में भरकर आए गुंडे रैली पर टूट पड़े। लालू आलम नाम के एक हमलावर ने ममता के सर पर रॉड से हमला किया। ममता खून से तरबतर हो गई। जब तक वो संभाल पाती, खुद को दूसरा वार भी सर पर कर दिया गया। तीसरे वार से पहले ही वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। सर पर रॉड से 2 बार भी ममता को राजनीति से अलग नहीं कर पाए। कांग्रेस के नेताओं को हैरानी तब हुई जब ममता को देखने हजारों लोग आने लगे। अब दीदी की लोगों में अपनी पैठ पूरी तरह से बन चुकी थी। इसके बाद राजीव गांधी नहीं माने और उन्होंने ममता को यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना ही दिया। इस हमले के बाद ममता की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ना शुरू की, पार्टी के बाहर CPIM से और पार्टी के अंदर बंगाल कांग्रेस के नेताओं से। 6 मई 1991 चुनाव प्रचार जोरों पर था। राजीव गांधी कोलकाता आए। रात करीब 9:30 बजे साउथ कोलकाता से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने गए। खचाखच भरे मैदान में लोग उन्हें कंधों पर उठाकर मंच तक ले गए। भाषण के बाद जाने लगे तो ममता से पूछा, तुम कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं? सिर पर हाथ रखा और अगली सभा के लिए रवाना हो गए। ठीक 15 दिन बाद वो खबर आई जिससे ममता को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। राजीव गांधी की हत्या हो गई। ममता बनर्जी जैसी एक मध्यम वर्गीय लड़की के लिए, जिसका राजनीति में कोई गॉडफादर न हो, राजीव गांधी का संरक्षण होना बड़ी बात थी। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। 1991 के चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ममता के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। कहा, अगर वो मनिकतला से अपना उम्मीदवार हटा लें तो साउथ कोलकाता में CPIM उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो साउथ कोलकाता में वो उन्हें जीतने नहीं देंगे। लेफ्ट कांग्रेस की ऐसी जुगलबंदी देखकर ममता भड़क जाती हैं। वो सिरे से इस प्रस्ताव को खारिज कर देती हैं। पार्टी में उस समय 2 धड़े थे, एक उदारवादी जो सुविधाजनक विपक्ष की भूमिका में था और सरकार के साथ समन्वय बनाकर जो जैसा चल रहा उसे चलने दो वाला था। इस उदारवादी धड़े का नेता प्रणब मुखर्जी को माना जाता था। दूसरा गुट कट्टर लेफ्ट विरोधी नेताओं का था जो आक्रामक राजनीति का पक्षधर था। कम्युनिस्टों का शासन उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जो किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता था। ममता बनर्जी इसी गुट का नेतृत्व कर रही थी। 1991 का आम चुनाव होता है। ममता जीत जाती है। PM नरसिम्हा राव की कैबिनेट में मानव संसाधन, विकास, युवा मामले, खेल, महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री बना दी जाती हैं। अब ममता का ठिकाना दिल्ली हो जाता है, लेकिन दिल्ली में भी ममता कांग्रेस की आपसी गुटबाजी से परेशान हो जाती है। इसी समय उन्होंने बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक दी, लेकिन हार गई। इसके बाद ममता अपना समय बंगाल में ही ज़्यादा बिताने लग जाती हैं। अपने पुराने घर में ही ऑफिस चलाती थी और फिर वो दिन आया जब कांग्रेस ने उनका गुस्सा देख लिया। ममता टाडा कानून के खिलाफ अपनी ही सरकार के खिलाफ पोस्टर लेकर चल दी। इस पोस्टर पर लिखा था टाटा टू टाडा, और मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन कांग्रेस पर ममता के हमले जारी रहे। इसका ट्रिगर पॉइंट आया 1996 के चुनाव में। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में कुछ नामों पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जता दी, खुद चुनाव न लड़ने की धमकी दे दी। कांग्रेस नेतृत्व पर इसका कोई असर हुआ ही नहीं। हालांकि ममता चुनाव लड़ी, जीती भी। यहाँ से ममता को किनारे किया जाने लगा था। संसद में बोलने वालों की लिस्ट में उनका नाम नहीं होता था। 1997 में फिर से संगठन के चुनाव होते हैं। ममता बनर्जी फिर से प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी करती हैं। एक बार फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। यहीं से बगावत के बीज पड़ना शुरू हो जाते हैं। सोनिया गांधी ममता बनर्जी से मिलती हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं कि वो पार्टी न छोड़ें, क्योंकि ममता अब तक पार्टी छोड़ने का प्लान कर चुकी थी। और ममता ने सोनिया को मनाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी की कमान वो संभालें, यानी कि सोनिया गांधी संभालें। लेकिन सोनिया गांधी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो विदेशी हैं और लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर 17 दिसंबर 1997 ये किसी नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख थी। वो दिन आया। इसी दिन ममता ने खुद की पार्टी TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन ये बेहद गुपचुप तरीके से किया गया। इसके बाद 22 दिसंबर 1997 को खबर आई कि ममता बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान किया कि वो तृणमूल कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगी। 1 जनवरी 1998 को चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दे दी। अपने पहले चुनाव में ममता बनर्जी 7 सांसदों के साथ लोकसभा भी पहुंच गईं। ममता बनर्जी का उद्देश्य डेफिनेट था, लेफ्ट को बंगाल की राजनीति से विदा करना। इसके लिए उन्हें किसी आइडियोलॉजिकल समस्या से डर नहीं था।
अब पार्टी पूरी तरह से राज्य की राजनीति में विपक्ष की भूमिका में थी। 1999 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद ममता मंत्रिमंडल में रेल मंत्री के रूप में शामिल हुई। इस सरकार में न तो लेफ्ट शामिल था और न ही कांग्रेस, इसलिए ममता को एनडीए के साथ आने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हालांकि एनडीए के साथ उनका रिश्ता काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। मार्च 2001 से अगस्त 2003 के बीच उन्होंने 3 बार सरकार से इस्तीफा दिया। 2001 में डिफेंस घोटाले के आरोप के बाद उन्होंने एनडीए सरकार को अलविदा कहा। कांग्रेस के साथ मिलकर बंगाल में विधानसभा के चुनाव लड़े और हार का सामना भी किया। लेफ्ट के सामने उनकी चाल चली नहीं। 2003 में वापस एनडीए सरकार में शामिल हो गई, बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर बनी और चुनाव की घोषणा के 15 दिन पहले उनको माइनिंग मिनिस्टर बना दिया गया और उन्हीं 2 सप्ताह में ममता ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। लेकिन इसके बावजूद सफलता नहीं मिल सकी। 2004 में भाजपा के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ती हैं और पार्टी से सिर्फ एक सांसद ही संसद पहुंच सकता था, पहुंचा, वो खुद ममता बनर्जी थी। इसके बाद 2005 में नगर पालिका चुनावों में भी तृणमूल कांग्रेस की हार हुई। 2006 में विधानसभा चुनावों में बुरी हार हुई। तृणमूल कांग्रेस के हिस्से केवल 30 विधानसभा सीटें आईं। 294 में 235 सीटें जीतकर कम्युनिस्टों ने लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की। उस वक्त न तो कम्युनिस्टों ने सोचा होगा और न ही ममता बनर्जी ने सोचा होगा कि 3 दशक से अजेय लेफ्ट की ये जीत आखिरी जीत होगी। बंगाल की लेफ्ट सरकार पर लंबे समय से आरोप लग रहे थे कि उन्होंने बंगाल का औद्योगिक विकास रोक दिया है। ज्योति बसु के जाने के बाद नए सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसे बदलने की कोशिश की। इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया गया। टाटा को नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया। इसके लिए जनता से ज़मीन लेने की कोशिश की गई, डंडे के दम पर कोशिश की गई, कंपनसेशन बराबर नहीं मिल रहा था। इन सब को लेकर जनता सड़क पर उतर रही थी। लेफ्ट की सरकार ने दमन का सहारा लिया। ममता बनर्जी ने इसे मौके के रूप में देखा। किसानों के साथ सिंघूर से टीएमसी के विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने भी धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे किसानों का आंदोलन राज्यव्यापी होता चला गया। इसी दौरान नंदीग्राम सिंघूर में धरना प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया। गोलियां चल गईं, हिंसा होने लगी। इस हिंसा में एक नाबालिग तापसी मलिक का रेप हुआ और उनकी हत्या भी कर दी गई। ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को युद्ध बना दिया। ममता बनर्जी आमरण अनशन पर बैठ गईं, जो 26 दिनों तक चला। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह के कहने पर ममता ने यह अनशन खत्म कर दिया। ममता बनर्जी को व्यापक जनसमर्थन मिल ही रहा था। आंदोलन सफल रहा और लेफ्ट की सरकार एक भी इंडस्ट्री नहीं ला सकी। टाटा अपना कारोबार समेटकर गुजरात के सानंद में चला गया। यहीं से नरेंद्र मोदी की पहचान बनी। सिंघूर आंदोलन के बाद ही दोनों नेताओं का उभार हुआ। इसके बाद नगरपालिका के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, ममता बनर्जी को सफलता मिलती रही। 2011 में विधानसभा चुनाव फाइनल होने वाला था। इसके ठीक पहले ममता बनर्जी ने जंगल जैसी जगहों पर लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। इन जगहों पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, साथ ही हिंसा भी बहुत होती थी। लेफ्ट अपने 3 दशकों में इन चीज़ों को सुधार नहीं पाया था। नतीजतन 2011 में ममता की टीएमसी को बड़ी जीत मिली। लेफ्ट जो 200 के ऊपर सीटें लाता था, 2 अंकों में सिमट गया। उसकी जगह टीएमसी आ गई। 294 में से 184 सीटों पर टीएमसी के विधायक चुने गए। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन की नायक थी ममता बनर्जी, जिन्होंने 34 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज लेफ्ट को उखाड़ फेंका था। 2011 के बाद 2016-2021 में जीत दर्ज कर ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाई। पिछले 14 साल से राज्य में उनकी सरकार है। राज्य की राजनीति में लेफ्ट और कांग्रेस नाम मात्र की पार्टी बनकर रह गई हैं और नई चुनौती है बीजेपी, जो उसी तरह से ममता बनर्जी सरकार को बंगाल से मुक्त करना चाहती है, जैसे ममता बनर्जी ने लेफ्ट को किया। जैसे कभी ममता बनर्जी लेफ्ट से आज़ादी के नाम पर लड़ती थी, वैसे ही बीजेपी उभर रही है। पिछले 14 साल की सरकार में घोटालों की एक लंबी लिस्ट दिखाई देती है। शारदा चिट फंड घोटाला, पॉन्जी स्कीम घोटाला, नारदा स्टिंग, कोयला तस्करी। अब इतिहास का पहिया घूम रहा है, घूम चुका है। कभी ममता परिवर्तन का चेहरा थी, आज उनके खिलाफ भी परिवर्तन का नारा लगाया जा रहा है। सवाल वही है, क्या बंगाल फिर किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा है या दीदी अभी भी अपनी पकड़ बरकरार रखेंगी? कमेंट करके बताइए और पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।